ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड सुलिंग्यू को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड शेन क्याओ के साथ एयरपोर्ट पर होती है और उससे चिपकने की कोशिश करती है। लेकिन शेन क्याओ कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज्यादा क्लिंगी हो, मुझे काम है। मेरे कलीग कहते हैं मैं शादी से पहले ही जोरू का गुलाम बन गया हूँ। सुलिंग्यू कहती है, वो समझते ही कहाँ है, लेकिन तुम जानते हो कि मुझे सेपरेशन एंजाइटी है। शेन क्याओ कहता है, अगर तुम बीमार हो तो इलाज करवाओ, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? तुम परवर्ट हो, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो उसे एयरपोर्ट में ही छोड़कर चला जाता है और सुलिंग्यू वहां बैठकर रोने लगती है। तभी हमारे मेल लीड जियांग यूली की एंट्री होती है, जो शेन क्याओ के अंकल होते हैं। वो सुलिंग्यू के पास आते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं। सुलिंग्यू सोचती है, शायद ये मेरी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। फिर वो याद करती है कि उसने डॉक्टर को कहा था, मेरी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, जब तक मैं किसी से क्लिंगी न रहूं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। डॉक्टर उसे एक दवाई देकर कहते हैं, ये दवाई सिर्फ तुम्हारी एंजाइटी के सिम्पटम्स को ट्रीट कर सकती है। मैं सलाह दूंगा कि तुम एक बॉयफ्रेंड बना लो। अब सुलिंग्यू सोचती है, नहीं, जियांग यूली शेन क्याओ के अंकल हैं, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। सुलिंग्यू जियांग से दूर हो जाती है और दवाई निकालती है, लेकिन देखती है कि उसकी दवाई खत्म हो गई थी। तभी जियांग उसे अपने कोट से कवर करते हैं और उसे अपने पास पुल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों प्लेन टेक ऑफ होने का वेट कर रहे होते हैं। सुलिंग्यू पूछती है, क्या आप बीजिंग वापस जा रहे हैं? क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? जियांग हाँ कहते हैं। सुलिंग्यू मन में सोचती है, मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, मुझे जल्दी बीजिंग जाकर डॉक्टर पेई से मिलना होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि रेनफॉल की वजह से सारी फ्लाइट सस्पेंड हो गई है, आप सभी पास के होटल में चेक इन कर लीजिए। सुलिंग्यू कहती है, अब मैं क्या करूं? फिर वो जियांग का हाथ पकड़कर बोलती है, क्या अब हम आज रात नहीं जा पाएंगे? जियांग खड़े होते हैं और सुलिंग्यू डर जाती है। वो कहती है, चलिए पहले होटल चलते हैं। वो मन में बोलती है, मैं अपनी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकती, लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। तभी जियांग कहते हैं, मेरे साथ चलो। फिर दोनों होटल जाते हैं और जियांग सुलिंग्यू को उसके कमरे में ले चलते हैं। सुलिंग्यू रूम में जाने के बाद मन में कहती है, मुझे बस एक हक चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। जियांग कहते हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं बगल वाले रूम में ही हूँ। ये कहकर वो जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी बादल गरजता है और बिजली चमकती है, तो डर कर सुलिंग्यू पीछे से उन्हें हक कर लेती है। जियांग शॉक हो जाते हैं। सुलिंग्यू मन में बोलती है, मुझे इनके साथ कितना सेफ फील हो रहा है। अब वो उन्हें छोड़कर पूछती है, क्या आज आप यहाँ रह सकते हैं? मुझे डर लगता है। चिंता मत कीजिए, मैं सोफे में सो जाऊंगी और आप बेड पर सो जाइएगा, बस मेरे रूम में रह जाइए। जियांग उसकी तरफ बैठने लगते हैं और कहते हैं, बबल, तुम शेन क्याओ को चीट करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? सुलिंग्यू पूछती है, आपको मेरा निकनेम कैसे पता? जियांग कहते हैं, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। अब वो याद करते हैं कि बचपन में सुलिंग्यू बबल के साथ खेल रही होती है। तभी वो एक सॉफ्ट टॉय लेकर उनके पास आती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे अंकल ली, मैंने सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं, ये टॉय आपके लिए है। जियांग उसे थैंक यू कहकर उसका नाम पूछते हैं और वो कहती है, मेरा नाम सुलिंग्यू है, लेकिन आप मुझे बबल कह सकते हैं। तभी रूम में लाइट चली जाती है और डर कर सुलिंग्यू उन्हें हक कर लेती है। जियांग सुलिंग्यू से कहते हैं, मैं तुम दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहता, अगर तुम चाहती हो मैं रुकूं तो उससे ब्रेकअप कर लो। सुलिंग्यू पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियांग कैंडल जलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब भी उसे माफ करना चाहती हो? सुलिंग्यू कहती है, नहीं, वो मुझे आजकल बहुत परेशान कर रहा है, उसने मुझे परवर्ट कहा और मुझे एयरपोर्ट में अकेला छोड़ गया। जियांग कहते हैं, फिर ब्रेकअप कर लो। सुलिंग्यू अपना फोन निकालती है और शेन क्याओ को मैसेज करके कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ब्रेकअप। फिर वो जियांग को फोन दिखाकर कहती है, मैंने ब्रेकअप कर लिया, क्या अब मैं आपको हक कर लूं? ये बोलकर वो उन्हें हक कर लेती है। तो जियांग कहते हैं, अब क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं। वो सोचती है, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बीमार हूँ तो क्या आप मुझे अलग तरीके से देखेंगे? यह सोचकर भी वो दवाई की बोतल उन्हें देती है और बताती है कि मैं बीमार हूँ। जब मैं 5 की थी तो मैं किडनैप हो गई थी, मुझे अंधेरे कमरे में रखा गया था 3 दिनों तक। जब मुझे बचाया गया तो मुझे सेपरेशन एंजाइटी होने लगी। वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे सेफ फील करवाना होगा, हमेशा मेरे पास रहना होगा, अगर वो आस पास नहीं होता तो उसे बार बार वीडियो कॉल करना होगा। जियांग सोचते हैं, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने क्या क्या सहा होगा? सु कहती है, मैं चिपकू हूँ। जियांग कहते हैं, मुझे क्लिंगी लोग पसंद है। सुलिंग्यू कहती है, शेन क्याओ ने कहा था कि आपको अलग और अकेले रहना पसंद है। जियांग कहते हैं, उसकी बातों पर भरोसा मत करो, तुम मुझे ट्राई करने से पहले ही अलग कर देना चाहती हो। सुलिंग्यू कहती है, शेन क्याओ ने भी पहले यही कहा था, फिर 1 साल के अंदर ही वो मुझसे चिढ़ने लगा। जियांग उसे नजदीक खींचते हैं और कहते हैं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और अगले दिन दोनों बीजिंग वापस आ जाते हैं। सुलिंग्यू अपने घर पर होती है जब उसका भाई हुआइनान आता है और कहता है, तुम वापस आ गई, क्या हुआ? सुलिंग्यू कहती है, मैंने शेन क्याओ से ब्रेकअप कर लिया। हुआइनान शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ क्या हुआ? सुलिंग्यू उन्हें सारी बात बताती है और वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी और से मिलवाऊंगा। सुलिंग्यू कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। हुआइनान पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया है? सुलिंग्यू उन्हें जियांग के बारे में नहीं बताती है, ये सोचकर कि उन दोनों ने अभी डेटिंग स्टार्ट नहीं की है। हुआइनान कहते हैं कि अगर तुम्हें क्लिंगी फील हो तो मेरे पास आ जाना। वो देखते हैं कि सुलिंग्यू काफी खुश नजर आती है। फिर हम शेन क्याओ को देखते हैं, जो सुलिंग्यू का मैसेज देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने ब्रेकअप किया, अब मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तभी
तभी एक असिस्टेंट आकर कहता है, प्रेसिडेंट शेन क्याओ, प्रेसिडेंट हुआइनान ने हमारा इंटेलिजेंट रोबोट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। ये सुनते ही शेन क्याओ भागकर हुआइनान के पास जाता है और कहता है, सुलिंग्यू और मेरे बीच बस एक आर्गुमेंट हो गई थी, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हुआइनान कहते हैं, सुलिंग्यू बीमार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़ने की? शेन क्याओ कहता है, मैं गलत था, मैं उससे अभी माफी मांग लूंगा। हुआइनान कहते हैं, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक प्रोजेक्ट पर काम नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ हम सुलिंग्यू को देखते हैं जो जियांग को मैसेज करती है, कल रात आपने मेरी हेल्प की थी, आज मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, चलिए बाहर चलते हैं, आपको वो जगह पसंद आएगी। जियांग मान जाते हैं और तभी सुलिंग्यू को शेन क्याओ का कॉल आता है, लेकिन सुलिंग्यू उसका कॉल नहीं उठाती। शेन क्याओ शॉक होकर बोलता है, ये पहली बार है जब उसने मेरा फोन कट किया है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन क्याओ बार में अपने दोस्तों के साथ होता है जो पूछते हैं, तुम्हारी क्लिंगी गर्लफ्रेंड कहाँ है? शेन क्याओ कहता है, वो बहुत क्लिंगी है तो मैं उसे छोड़ आया। तभी सुलिंग्यू वहाँ आती है और उसे देखकर शेन क्याओ सोचता है, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगी। वो सुलिंग्यू से कहता है, बेबी मैं बस तुम्हें ढूंढने आने वाला था, चलो घर चलते हैं। लेकिन सुलिंग्यू उसे थप्पड़ मारती है और सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। सुलिंग्यू कहती है, तुमने मुझसे अभी ब्रेकअप किया है और अब भी मुझे बेबी कह रहे हो? शेन क्याओ के दोस्त कहते हैं, सच में किसी ने उसे डंप कर दिया? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शेन एम्बेरस होकर बोलता है, सुलिंग्यू रुक जाओ बेबी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे एक चांस दो। सुलिंग्यू बोलती है, ताकि तुम मुझे फिर से हर्ट कर सको। शेन क्याओ कहता है, क्या तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आई? सुलिंग्यू कहती है, किसने कहा मैं तुम्हारे लिए आई हूँ? शेन क्याओ पूछता है, तो किसके लिए आई हो? तभी जियांग आकर बोलते हैं, ये मेरे लिए आई है। उन्हें देखकर सब शॉक हो जाते हैं और शेन क्याओ के दोस्त कहते हैं, ये तो जियांग यूली है। सुना है शेन क्याओ के फादर ने अपनी कंपनी को पूरा बैंकरप्ट कर लिया है, इसलिए जियांग यूली को बुलाया गया है। शेन क्याओ शॉक होकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये लड़की आपको थोड़ी देर के लिए यूज कर रही है। जियांग सुलिंग्यू के पास खड़े हो जाते हैं और वो उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, शेन क्याओ तुमने कहा था कि कोई मेरी क्लिंगीनेस को नहीं सह सकता, लेकिन तुम गलत थे। शेन क्याओ जियांग का कॉलर पकड़कर कहता है, आपने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली? ये आपके भतीजे की गर्लफ्रेंड है जियांग यूली। शेन क्याओ कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी आंटी बनेगी तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? जियांग कहते हैं, अभी इसे आंटी मत बुलाओ, अभी ये रेडी नहीं हुई है। सुलिंग्यू कहती है, मुझे ब्रेक देने के लिए थैंक यू। शेन क्याओ कहता है, मेरे अंकल को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो ज्यादा देर तक तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह पाएंगे, तुम मेरे पास ही आओगी। सुलिंग्यू कहती है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो जियांग के साथ चली जाती है और शेन क्याओ अपने दादाजी को कॉल करके रोते हुए कहता है, अंकल ने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली। नेक्स्ट सीन में जियांग और सुलिंग्यू साथ में होते हैं और सुलिंग्यू कहती है कि मुझे उसे डंप करने में बहुत मजा आया। जियांग पूछते हैं, क्या आज तुम्हें सेपरेशन एंजाइटी नहीं हो रही? सुलिंग्यू कहती है, आज पूरा दिन मैं अपने भाई से चिपकी हुई थी। ये सुनकर जियांग का चेहरा उतर जाता है। सुलिंग्यू सोचती है, क्या ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ क्लिंगी हो जाऊं? वो कहती है, मैं स्टार्टिंग से किसी के साथ क्लिंगी होने से डांटी हूँ, कहीं आप मुझे हैंडल नहीं कर पाए तो? जियांग बोलते हैं, मैं हैंडल कर लूंगा। सुलिंग्यू कहती है, ठीक है, मैं कल से आपके साथ क्लिंगी होंगी। तभी जियांग को उनके डैड का मैसेज आता है और ये देखकर जियांग कहते हैं, मुझे घर जाना होगा, मैं तुम्हारा शेन फैमिली में कल इंतजार करूंगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुलिंग्यू उनके साथ चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग शेन फैमिली हाउस जाते हैं, जहाँ उनके डैड, भाई बेचुआन, उनकी भाभी और शेन क्याओ उनका वेट कर रहे होते हैं। उनके डैड कहते हैं, मैंने सुना है तुमने अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड छीन ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी भाभी कहती है, सुलिंग्यू को सेपरेशन एंजाइटी है, वो हमेशा हमारी फैमिली से चिपकी रहती है, तुम्हें शेन क्याओ और उसका रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए। जियांग कहते हैं, ये सुलिंग्यू की चॉइस है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अब उनके डैड को गुस्सा आता है और वो अपनी छड़ी उठा लेते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जियांग मन में बोलते हैं, मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए गुजर गई, इसलिए पूरी फैमिली मुझसे नफरत करती है। उनके डैड उन्हें घुटनों पर बैठने को कहते हैं। जियांग अपना कोट निकालते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद उनके डैड उन्हें बहुत मारते हैं। वो कहते हैं, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। जियांग सोचते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा? मेरा खुद का भाई, मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है। उनके डैड कहते हैं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी सुलिंग्यू आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। वो जियांग को उठाती है और पूछती है, क्या आप ठीक हैं? जियांग, जो कि अब तक चुप थे, वो कहते हैं, मुझे दर्द हो रहा है। और शेन क्याओ सोचता है, अब नाटक कौन कर रहा है? और जियांग सोचते हैं, 26 साल की जिंदगी में पहली बार कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जियांग के डैड कहते हैं, यूली ने तुम्हारे रिलेशनशिप में इंटरफेयर किया, मैंने इसे सबक सिखा दिया है। सुलिंग्यू कहती हैं, किसी ने हमारे बीच इंटरफेयर नहीं किया, मैंने खुद ब्रेकअप किया है। शेन क्याओ को लगता था कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ, वो मुझे एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर आ गया। जियांग के डैड पूछते हैं, शेन क्याओ क्या ये सच है? शेन क्याओ कहता है, ये लड़की बहुत बिगड़ गई है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जियांग के डैड कहते हैं, ये कोई मजाक है, माफी मांगो उससे। तो सुलिंग्यू कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि आप इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, आप बायस्ड हैं। आपकी वाइफ इन्हें जन्म देते वक्त गुजर गई, लेकिन उनकी आत्मा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इन्हें ऐसे ट्रीट किया जाए। वो इनसे बहुत प्यार करती होंगी, आप मरने के बाद उन्हें क्या जवाब देंगे? जियांग के डैड कहते हैं, ये मैं इसकी भलाई के लिए ही कर रहा था। सुलिंग्यू जियांग को वहाँ से ले जाती है। अब अगले सीन में दोनों बाहर खड़े होते हैं और जियांग सुलिंग्यू का हाथ पकड़कर कहती
कहते हैं, आज से पहले मेरे डैड के सामने किसी ने आवाज नहीं उठाई। सुलिंग्यू पूछती हैं, जब उन्होंने आपको मारा तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं? जियांग सोचते हैं, मुझे पता था तुम आने वाली हो। सुलिंग्यू कहती हैं, ग्रैंडपा अब मेरे दिल से उतर चुके हैं, चलिए अब मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जियांग कहते हैं, छोटी सी चोट है, तुम बस मेडिसिन लगा देना। सुलिंग्यू कहती हैं, ये चोट मेरी वजह से लगी है तो मैं लगा दूंगी। फिर दोनों जियांग के घर पर जाते हैं और सडनली सुलिंग्यू देखती है कि वहाँ एक बबल मशीन है। वो फौरन उससे बबल बनाने लगती है और खुश नजर आती है। जियांग उसे देखकर स्माइल करते हैं, फिर अपनी शर्ट निकालने लगते हैं और फिर सुलिंग्यू उनकी बॉडी देखकर स्माइल करने लगती है। जियांग कहते हैं, बबल मेडिसिन लगा दो। अब सुलिंग्यू उन्हें पीठ पर दवाई लगाने लगती है और बोलती है, अगर अगली बार आपने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जियांग कहते हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब सुलिंग्यू पूछती हैं, जब आप हाई स्कूल में थे तब मैं सिर्फ 6th ग्रेड में थी ना? जियांग कहते हैं, तब तक मैं कॉलेज जा चुका था। सुलिंग्यू कहती हैं, आप सिर्फ 16 साल की एज में कॉलेज चले गए थे? आप तो जीनियस हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन शायद आपका बेटा उतना स्मार्ट नहीं होगा। जियांग कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे बच्चे की अपनी डेस्टिनी होगी। यह सुनकर सुलिंग्यू शर्मा जाती है और बोलती है, आप इतने आगे की मत सोचिए। जियांग कहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगा कि कब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। सुलिंग्यू पूछती हैं, क्या आपको और कहीं दर्द हो रहा है? जियांग कहते हैं, मेरे पैर में चोट लगी है। सुलिंग्यू की आंखें फटी रह जाती हैं और वो नर्वस हो जाती है। जियांग स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम ऊपर चलोगी? मेरे पास एक सरप्राइज है। सु कहती हैं, आज ना तो मेरा बर्थडे है और न ही कोई फेस्टिवल। जियांग कहते हैं, ये ब्रेकअप गिफ्ट है। जियांग चेंज करने के बाद उसे उसका सरप्राइज दिखाते हैं। सुलिंग्यू देखती है कि उनके रूम में ढेर सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं और वो खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती हैं, आप इतने सारे ब्लाइंड बॉक्सेस ले आए, लेकिन इनमें से ज्यादातर आइटम ऐसे हैं जिसे आप रातों रात प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या आपने ये बहुत पहले से प्लान किया हुआ था? तब से जब से मैंने शेन कियाओ के साथ ब्रेकअप नहीं किया था, मतलब आपको लंबे टाइम से मुझ पर क्रश था? जियांग नर्वस हो जाते हैं और तभी सुलिंग्यू को शेन कियाओ का कॉल आ जाता है। शेन पूछता है, तुम और अंकल कहाँ हो? सुलिंग्यू कहती हैं, हमारा पहले से ब्रेकअप हो गया है तो मैं तुम्हें क्यों रिपोर्ट दूं? शेन कियाओ कहता है, वो बहुत चालाक आदमी है, तुम्हारी जैसी इनोसेंट लड़कियां उन्हें पसंद आती है और वो हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए चाइना आए हैं, वो तुम्हें यूज कर रहे हैं। तभी जियांग सुलिंग्यू से फोन लेकर बोलते हैं, क्या तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया? शेन कियाओ डर जाता है और बोलता है, क्या आपने सब सुन लिया? जियांग कॉल कट कर देते हैं और सुलिंग्यू से पूछते हैं, क्या तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा है? सुलिंग्यू कहती है, बिल्कुल नहीं, भैया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपकी फॉरेन कंपनी आसानी से 10 शेन फैमिली जितनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। अब वो बोलती हैं, मुझे भूख लगी है, तो जियांग उसके लिए खाना बनाते हैं। सु कहती हैं, आप कमाल के हैं, आप 16 साल में यूनिवर्सिटी चले गए, 26 साल की एज तक सक्सेसफुल हो गए और आपको कुकिंग भी आती है। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जियांग कहते हैं, किसने कहा? तुम चेयरफुल हो, प्यारी हो, तुम्हें फोटोग्राफी आती है, तुम एक एंजेल हो। सुलिंग्यू अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और उसे ऐसे देखकर जियांग स्माइल करते हैं। सुलिंग्यू कहती हैं, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, आप जितना ज्यादा स्माइल करेंगे आपके साथ उतना अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम हुआइनान और उनकी वाइफ मिसेस सु को देखते हैं। मिसेस सु प्रेग्नेंट होती है। हुआइनान कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऊपर जाकर सो जाओ। मिसेस सु कहती हैं, अभी तक सुलिंग्यू वापस नहीं आई है, उसे सेपरेशन एंजाइटी है, हमें उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी सुलिंग्यू घर आती है और हुआइनान कहते हैं, तुम आ गई, तुम्हारे भैया के पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत अच्छे जोक्स हैं। सुलिंग्यू टाइम देखती है और कहती है, आप लोग मेरा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। मिसेस सु कहती हैं, आज तुम अच्छे मूड में लग रही हो, किसके साथ थी तुम? सुलिंग्यू कहती हैं, ये सीक्रेट है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर मिसेस सु कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी को डेट कर रही है? हुआइनान कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए किसी ऐसे को ढूंढना जो उसे सेफ फील करवाए बहुत मुश्किल है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होगी। मिसेस सु कहती हैं, मैं उसके लिए बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढ दूंगी। फिर हुआइनान उसे लेकर कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुलिंग्यू जियांग को गुड नाइट मैसेज करती है और जियांग सोचते हैं, बबल चली गई और मैं फिर से अकेला हो गया। इसके बाद सीन बदलता है और अगले दिन सुलिंग्यू जल्दी में जियांग से मिलने जा रही होती है। वो कहती हैं, 12 घंटे हो गए हैं और अभी तक मैं किसी के साथ क्लिंगी नहीं हुई। वो जा ही रही होती है कि तभी शेन कियाओ फ्लावर लेकर उसके घर के सामने आता है और कहता है, सुलिंग्यू मुझे माफ कर दो, चलो हम दोबारा साथ आ जाते हैं। लेकिन उसकी मुंह की स्मेल और आवाज से सुलिंग्यू को वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। वो कहती हैं, क्या तुमने गलत दवाई ले ली है? ये तुम कैसी आवाज में बोल रहे हो? शेन कियाओ कहता है, तुम कितनी बुरी हो, क्या तुमने मेरे अंकल से हुकअप कर लिया? वो सुलिंग्यू का गला पकड़ लेता है और पूछता है, तुमने मुझे चीट किया? कब चीट किया तुमने मुझे? सुलिंग्यू खुद को फ्री करवाने की कोशिश करती है, लेकिन शेन कियाओ उसे छोड़ता नहीं है। इतने में हुआइनान उसे देख लेते हैं और गुस्से में आकर वो शेन कियाओ को मारते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुलिंग्यू उन्हें रोकती है और शेन कियाओ कहता है, ब्रदर मैं ऐसा नहीं हूँ। सुलिंग्यू इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत जेंटल हूँ। वो बोलता है, ब्रदर आप ही बताओ कि कौन सा लड़का एक्सेप्ट कर सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट करे? हुआइनान कहते हैं, अगर तुमने ऐसी अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हें नोटिस भेज दूंगा। सुलिंग्यू कहती हैं, निकलो यहाँ से, तुमसे बात करने से ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गया है। शेन कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। सुलिंग्यू और हुआइनान उसे
उसे भगा देते हैं। अब हम जियांग को देखते हैं जो कब से सुलिंग्यू के कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं मेरी क्लिंगी गर्ल कहाँ गई। तभी शेन कियाओ वहाँ आता है और कहता है दादाजी ने आज आपको घर बुलाया है। वो बोलता है अंकल सुलिंग्यू को सेपरेशन एंजाइटी है, लेकिन वो आपसे चिपक क्यों नहीं रही। क्या आप ऑलरेडी उससे थक गए हैं? सच बताइए, वो आपको सब्स्टिट्यूट जैसा ट्रीट कर रही है ना। लेकिन अच्छी बात है कि वो आपसे चिपक नहीं रही, वो सच में बहुत चिपकू है। तभी सुलिंग्यू जियांग को कुछ फोटोज सेंड करती है जिसे वो खुश होकर देखते हैं। अब शेन कियाओ उन्हें अपना फोन दिखाता है और कहता है देखिए वो मुझे कितने मैसेज करती थी। जियांग कहते हैं लेकिन तुमने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। शेन कियाओ कहता है वो बहुत अनोइंग है। तभी जियांग उसे अपना फोन दिखाते हैं और शेन कियाओ शॉक हो जाता है। वो बोलता है उसने आपको इतने मैसेज सेंड किए हैं। जियांग पूछते हैं तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सब्स्टिट्यूट हूँ। शेन कियाओ कहता है आपको अभी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जल्दी आप भी परेशान हो जाएंगे। उसी टाइम सुलिंग्यू पूछती है क्या मैं आपको कभी भी मैसेज कर सकती हूँ, क्या आप बिजी हैं? जियांग रिप्लाई करते हैं मैं बिजी नहीं हूँ, सारे फोटोज बहुत अच्छे हैं। सुलिंग्यू खुश हो जाती है। शेन कियाओ कहता है डिनर के लिए घर आना मत भूलना। ये बोलकर वो चला जाता है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि शेन फैमिली हाउस में शेन कियाओ स्मोक करते हुए कहता है इस हुआइनान की वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया है। तभी जियांग के डैड, भाई और भाभी आते हैं और साथ बैठते हैं। बैचुआन कहते हैं आपने यूली को डिनर के लिए क्यों बुलाया है? जियांग के डैड कहते हैं मैंने अपनी कंपनी तुम्हें दी और तुमने सब बर्बाद कर दिया है। अगर यूली नहीं होता तो बैचुआन ग्रुप कब का खत्म हो चुका होता। सुलिंग्यू ने सही कहा, अगर मैंने यूली को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा। शेन कहता है दादाजी मैंने अंकल को कहा था लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। बैचुआन कहते हैं क्या इसलिए क्योंकि डैड ने उसे मारा? तभी जियांग वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं डैड आपने मुझे क्यों बुलाया है? शेन कियाओ मन में बोलता है मुझे लगा ये नहीं आएंगे, लेकिन ये तो बेशर्म निकले। ये अभी भी मुझसे बैचुआन ग्रुप के लिए फाइट करना चाहते हैं। जियांग के डैड कहते हैं आप मेरे पास बैठो, क्या तुम्हारी चोट अभी भी दर्द कर रही है? शेन कियाओ कहता है अंकल दादाजी को ब्लेम मत करिए, वो बस फैमिली की रेपुटेशन के लिए सब कर रहे थे। आखिर कोई अंकल अपने ही भतीजे की गर्लफ्रेंड को कैसे छीन सकता है? जियांग के डैड पूछते हैं तुम इनडायरेक्टली किसकी इंसल्ट कर रहे हो? शेन कियाओ कहता है नहीं दादाजी ऐसा नहीं है। जियांग के डैड अब जियांग को एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं ये लो, इसे बाद में खोलकर देखना। शेन कियाओ सोचता है दादाजी ने उन्हें क्या दिया है, कहीं ये शेयर्स के पेपर तो नहीं है? शेन कियाओ कहता है मैं पहले गलत था, आप आज डिनर के बाद क्यों नहीं रुक जाते? कई दिनों से आप यहाँ नहीं रुके हैं। जियांग के डैड कहते हैं हाँ मेरे साथ पहले की तरह चेस खेलना। पर जियांग कहते हैं पहले अपनी बहू से पूछ तो लीजिए कि मेरे लिए यहाँ जगह है या नहीं। उनके डैड शेन कियाओ की मॉम को देखते हैं जो नर्वस हो जाती है और जियांग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उनके डैड उनके रूम में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि शेन कियाओ के मॉम डैड ने उनका रूम स्टोर रूम बना दिया था। ये देखकर जियांग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये यूली का रूम था ना, तुम लोगों ने इसे स्टोर रूम बना दिया। शेन कियाओ की मॉम कहती है वो इतने दिनों से घर से दूर था इसलिए मैंने सोचा कि ये रूम खाली है। बैचुआन बोलते हैं मैं अभी ये रूम साफ करवा देता हूँ, ये फर्नीचर भी पुराना हो गया है, हम उसके लिए नए फर्नीचर ले आएंगे। जियांग के डैड गुस्से में बोलते हैं क्या तुम्हें पता है उसे कैसे फर्नीचर पसंद है? शेन कियाओ कहता है दादाजी मैं पता लगा लूंगा, लेकिन जियांग के दादाजी गुस्से में चले जाते हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शेन कियाओ जियांग के ऑफिस जाता है और तभी उनके असिस्टेंट सुलिंग्यू का गिफ्ट उनके केबिन में ले जा रहे होते हैं। शेन कियाओ उससे कहता है मैं उनके केबिन में जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा। असिस्टेंट चेन मना करते हैं, लेकिन शेन कियाओ कहता है क्या तुम्हें इस गिफ्ट में मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं दिख रहा? ये बोलकर वो गिफ्ट लेकर केबिन में चला जाता है। अब वो देखता है कि केबिन में कोई नहीं होता तो वो ब्लैक बॉक्स जो जियांग के डैड ने दिया होता है उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जियांग आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। शेन कियाओ डर जाता है। जियांग कहते हैं सुलिंग्यू ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। शेन कियाओ सोचता है ये शो ऑफ कर रहे हैं। जियांग गिफ्ट देखते हैं, उसमें छोटे डॉल्स होते हैं। जियांग कहते हैं ये बहुत प्यारे हैं। शेन कियाओ सोचता है उसने बेकार की चीज दी है। जियांग कहते हैं उसे आए या ना आए कम से कम उसने मुझे भेजे हैं। शेन कियाओ मन में कहता है आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, एक तो मुझे वो बॉक्स नहीं मिला, ऊपर से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे कुत्ते जैसा ट्रीट किया है। वो बोलता है अंकल मैं जा रहा हूँ। शेन चला जाता है और जियांग ब्लैक बॉक्स निकाल कर कहते हैं इसने इसे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में उनकी माँ की फोटो होती है। अब जियांग सुलिंग्यू को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें आज डिनर के लिए ले जा सकता हूँ? सुलिंग्यू मान जाती है। फिर जियांग सर्च करते हैं कि गर्ल के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार कैसे हो। अब हम देखते हैं कि जियांग रेस्टोरेंट में बैठकर सुलिंग्यू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वेट्रेस आती है और उनका ऑर्डर पूछती है। जियांग कहते हैं थोड़ा वेट कीजिए। अब वो सुलिंग्यू के आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन सुलिंग्यू नहीं आती है। वेट्रेस कहती है इतने हैंडसम लड़के को किसने डंप कर दिया, मुझे बुरा लग रहा है। जियांग को भी बुरा लगता है और वो मन में बोलते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जियांग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सुलिंग्यू उनके घर पर मिलने आती है और उसे देखकर जियांग खुश हो जाते हैं। सुलिंग्यू कहती है मैं कल आना चाहती थी लेकिन मुझे कल नींद आ गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। वो फौरन घर के अंदर आ जाती है और उनके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। इसके बाद वो फिर से कहती है अगर आप फिर से गुस्से में हैं तो मैं माफी मांगते हुए वीडियो बनाऊंगी और फिर आप उस वीडियो को देखकर पिघल जाएंगे, फिर आप मुझे 1 मिलियन
मिलियन ट्रांसफर भी कर देंगे। अब वो हाथ जोड़कर 8 तरीके से जियांग से माफी मांगती है और जियांग माफ भी कर देते हैं। वो उसे 1 मिलियन भी ट्रांसफर कर देते हैं। सुलिंग्यू कहती है, आपने तो सच में ट्रांसफर कर दिए, मैं तो मजाक कर रही थी। जियांग कहते हैं, ठीक है फिर वापस कर दो, लेकिन सुलिंग्यू नहीं करती है। अब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं और जियांग ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं होता है। सुलिंग्यू ये नोटिस करती है और उन्हें कहती है, आपको जो पसंद है वो खाइए। वो उनकी पसंद नापसंद नोट कर लेती है और जियांग सोचते हैं, किसी ने आज तक मेरी पसंद नापसंद की केयर नहीं की। वो याद करते हैं कि बचपन में जब वो अपनी फैमिली के साथ खा रहे होते हैं तब उन्हें श्रिम्प से एलर्जी हो रही होती है। वो कहते हैं, डैड मैं ये नहीं खा सकता। उनके भाई बैचुआन उन्हें मटन देते हैं, लेकिन जियांग कहते हैं, मैं ये भी नहीं खा सकता। ये सुनकर जियांग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, तुम कुछ भी नहीं खा सकते, इतने नाटक क्यों करते हो। जियांग रोने लगते हैं। बैचुआन कहते हैं, तुम्हें जन्म देते हुए मॉम चली गई, तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। ये याद करके जियांग सुलिंग्यू को हक कर लेते हैं और थैंक यू बोलते हैं। सू कहती हैं, कल मैंने गलती की, लेकिन आपकी भी गलती है। आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, और अगर मैं कॉल नहीं उठाती तो आपको भैया को कॉल करना चाहिए था। जियांग कहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब इसके बदले मैं फिर से तुम्हें आज डिनर के लिए ले जाऊंगा। सुलिंग्यू कहती हैं, हम उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे, क्योंकि वहाँ की वेट्रेस ने आपको मेरा वेट करते देखा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि आपके जैसे हैंडसम को भी किसने डंप कर दिया, तो आज जाकर हम उन्हें बताएंगे कि आपके जैसे हैंडसम को कोई वेट नहीं करवा सकता। सीन बदलता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वेट्रेस उन्हें देखकर कहती है, ये तो वही आदमी है, ये लड़की कितनी प्रिटी है, क्या ये उनकी गर्लफ्रेंड है। दोनों को देखकर लगता है कि कल जो भी हुआ गलती से हुआ। दोनों के बीच काफी प्यार दिख रहा है। सीन वापस चेंज होता है और अब सुलिंग्यू जियांग के ऑफिस में होती है और अपने ब्लाइंड बॉक्स के साथ खेल रही होती है। तभी एक लड़की वहाँ से गुजर रही होती है, जो उसे देखकर कहती है, ये तो मिस्टर शेन कियाओ की गर्लफ्रेंड है ना। वो फौरन शेन कियाओ के ऑफिस में जाती है और कहती है, मिस सुलिंग्यू कंपनी में आई है। शेन कियाओ सोचता है, उसे सेपरेशन एंजाइटी है, वो मुझसे मिलने आई है। वो कहता है, अब जब उसने सिर झुका लिया है तो उसे अंदर भेजो। वो असिस्टेंट कहती है, मिस सुलिंग्यू मिस्टर जियांग के ऑफिस में है। शेन कियाओ शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो दोनों रात को साथ थे। सुलिंग्यू फैमिली तो शादी से पहले कभी भी साथ रहने या नाइट स्पेंड करने नहीं देती। असिस्टेंट कहती है, इसका मतलब ये है कि आप और सुलिंग्यू कभी भी साथ नहीं सोए। शेन कियाओ कहता है, उसकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, मुझे जियांग के पास जाकर खुद आंसर लेना होगा। अब शेन कियाओ जियांग के ऑफिस जाता है और वहाँ सुलिंग्यू को देखता है। सुलिंग्यू कहती है, जियांग अभी मीटिंग में है, तुम्हें उनसे मिलने के लिए वेट करना होगा। शेन कियाओ कहता है, तुम बस उन्हें यूज कर रही हो ना मुझे परेशान करने के लिए। कांग्रेचुलेशन, तुम सक्सेसफुल हो गई, चलो अब हम एक हो जाते हैं। सुलिंग्यू कहती है, सपने मत देखो। शेन कियाओ कहता है, क्या तुम सच में अंकल के साथ होना चाहती हो। तभी ऑफिस के कुछ स्टाफ उनकी बातें सुनने लगते हैं और कहते हैं, क्या सच में शेन कियाओ और सुलिंग्यू का ब्रेकअप हो गया। अब मिस सुलिंग्यू प्रेसिडेंट जियांग के साथ है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। शेन कियाओ उन लोगों को भगा देता है और गुस्से में सुलिंग्यू के ब्लाइंड बॉक्सेस भी फेंक देता है। वो कहता है, तुम कितनी चीप हो जो ब्लाइंड बॉक्स में बिक गई। सुलिंग्यू कहती है, तुम चीप किसे कह रहे हो। शेन कियाओ बोलता है, अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते, वो जल्दी तुमसे बोर हो जाएंगे, तुम बस वेट करो दादाजी के मरने का। जब कंपनी मेरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। अब वो सुलिंग्यू से कहता है, दादाजी ने उन्हें एक ब्लैक बॉक्स दिया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी। सुलिंग्यू मना कर देती है। शेन कियाओ कहता है, तुम कितनी पत्थर दिल हो। तभी वहाँ जियांग आ जाते हैं और शेन कियाओ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सुलिंग्यू चुपचाप घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हुआइनान और मिसेस सू उसका वेट कर रहे होते हैं। हुआइनान उससे पूछते हैं, तुम लेट क्यों आ रही हो। सुलिंग्यू कहती है, मैं खाने के लिए गई थी। हुआइनान उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, मैंने सुना तुम बैचुआन ग्रुप गई थी, क्या तुम शेन कियाओ से मिलने गई थी। मिसेस सू कहती हैं, उसने तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, तुम्हारा गला दबाया, तुम उस घटिया इंसान के पास कैसे जा सकती हो। सुलिंग्यू कहती हैं, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो जियांग यूली से मिलने गई थी। हुआइनान और मिसेस सू शॉक हो जाते हैं। सुलिंग्यू कहती है, मुझे उनके साथ शेन कियाओ से ज्यादा सेफ फील होता है। हुआइनान कहते हैं, वो 18 साल से अब्रॉड में था और सुना है उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम दोनों क्या सच में साथ खुश रह पाओगे। सुलिंग्यू कहती है, हाँ बिल्कुल। मिसेस सू कहती है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी मैच हो, तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। सुलिंग्यू कहती है, अगर हम एक दूसरे के लायक ना हुए तो हम अलग हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हुआइनान कहते हैं, ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो मुझे कॉल करना। सुलिंग्यू कमरे में चली जाती है और मिसेस सू हुआइनान से कहती हैं, हमें इस पर नजर रखनी होगी। हुआइनान भी एग्री करते हैं और कहते हैं, शेन फैमिली अजीब है और जियांग यूली का सरनेम भी जियांग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुलिंग्यू और जियांग डेट पर जा रहे होते हैं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर उन्हें शेन कियाओ मिलता है और पूछता है, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। सुलिंग्यू कहती हैं, हम डेट पर आए हैं। शेन कियाओ पूछता है, अंकल आपको काम नहीं है, आपको इस टाइम पर खाने का समय कैसे मिल गया। जियांग कहते हैं, सुलिंग्यू जब चाहे मैं तब फ्री हूँ। शेन कियाओ कहता है, दादाजी ने आपको डिनर पर बुलाया है। सुलिंग्यू कहती है, वो हमें क्यों बुलाएंगे, वो तो जियांग को इग्नोर करते हैं। ये बोलकर सुलिंग्यू जियांग को साथ ले जाती है और शेन कियाओ कहता है, अब अंकल डेट भी करने लगे। वो फौरन अपने दादाजी को कॉल करता है और रोते हुए कहता है, मैं अंकल के सामने घुटनों पर बैठ गया था। उसके दादा पूछते हैं, क्या हुआ। शेन कियाओ कहता
कहता है, आपने जो उनके साथ लास्ट टाइम किया उसे लेकर वो अब भी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और कहता है, अंकल मैं आपके और दादाजी के बीच कभी कुछ ठीक नहीं होने दूंगा। फिर वो जाने वाला होता है, लेकिन सोचता है सुलिंग्यू मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सुलिंग्यू और जियांग साथ में डिनर कर रहे होते हैं और शेन क्याओ चुपचाप रेस्टोरेंट में जाता है। जियांग सुलिंग्यू को स्पेशल एडिशन गिफ्ट करते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। सुलिंग्यू बोलती है, ये तो वही है जो शेन क्याओ ने तोड़ दी थी, ये आसानी से नहीं मिलती। वहीं हम देखते हैं कि हुआइनान और मिसेस सू भी उसी रेस्टोरेंट में होते हैं और छुपकर दोनों को देख रहे होते हैं। मिसेस सू कहती हैं, ये जियांग तो बहुत अच्छा है। हुआइनान कहते हैं, हाँ शेन क्याओ ने सुलिंग्यू को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मिसेस सू कहती हैं, ये कितना हैंडसम है, और हुआइनान जेलस हो जाते हैं। तभी शेन क्याओ भी पास के टेबल में आकर बैठ जाता है और उसे हुआइनान देख लेते हैं। हुआइनान उसके पास जाते हैं और उसके पैर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम सुलिंग्यू की डेट स्पॉइल करने आए हो। वो उसके पैर को जोर से प्रेस करते हैं। शेन क्याओ फेक स्माइल के साथ कहता है, आपने गलत समझ लिया, ये तो बस इत्तेफाक था। हुआइनान कहते हैं, तुम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो गया है, अब उसे किसी और को चाहने से रोकना मत। शेन क्याओ कहता है, अपना हाथ अपने दिल पर रखकर बोलिए, अंकल उसके लिए कैसे परफेक्ट है। हुआइनान कहते हैं, वो लायक हो या ना हो इससे तुम्हें या मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सुलिंग्यू डिसाइड करेगी। शेन क्याओ कहता है, मैं समझ गया, अब से मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। हुआइनान कहते हैं, अच्छी बात है, अब यहाँ से निकल जाओ। शेन क्याओ डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम सुलिंग्यू को देखते हैं, जिसे किसी का मैसेज आता है और वो जियांग से कहती है, देखिए जिसे मेरी फोटोज पसंद आई वो आने वाला है। जियांग कहते हैं, तुम अमेजिंग हो। सुलिंग्यू कहती है, मैं कल पहले अपना फोटोशूट करूंगी और फिर आपसे मिलूंगी। दोनों सेलिब्रेशन करते हैं और दूसरी तरफ शेन क्याओ दोनों को विंडो ग्लास से देख रहा होता है। वो कहता है, सुलिंग्यू कल से तुम मेरी होगी, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगा। नेक्स्ट डे सुलिंग्यू मिस्टर फू की फोटोशूट कर रही होती है। तभी शेन क्याओ वहाँ आकर मिस्टर फू को कुछ इशारा करता है और मिस्टर फू अचानक पेट दर्द का बहाना करके कहते हैं, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर फू वहाँ से जाते हैं और उस रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। अंदर सुलिंग्यू उनके आने का वेट कर रही होती है। तभी उसे जियांग का कॉल आता है और वो पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊँ। सुलिंग्यू कहती है, आपकी तो मीटिंग थी ना, आप उसे अटेंड करिए, मेरा काम होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और मिस्टर फू का वेट करने लगती है। लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी वो नहीं आते हैं। अब सुलिंग्यू को बंद कमरे में घुटन होने लगती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि रूम लॉक है। अब उसी टाइम पर लाइट चली जाती है और सुलिंग्यू बुरी तरह से डर जाती है। अब उसे बचपन का ट्रॉमा याद आता है जब वो किडनैप हुई थी। वो रूम के एक कोने में बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है। बाहर शेन क्याओ होता है जो कहता है, बस थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हारे सामने हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और तुम मुझसे आकर चिपक जाओगी। फिर हम देखते हैं सुलिंग्यू जियांग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर सिग्नल नहीं होता है। वो अपनी दवाई खाने लगती है, लेकिन दवाई खाने के बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है। सुलिंग्यू बहुत सारी दवाई खा लेती है, फिर भी उसकी हालत खराब होती जाती है। फिर कुछ देर में शेन क्याओ कमरे को ओपन करता है और सुलिंग्यू के पास जाकर कहता है, मैं आ गया। सुलिंग्यू उससे हेल्प मांगती है। शेन क्याओ कहता है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता हूँ। वो सुलिंग्यू की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुलिंग्यू सोचती है, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया है, मुझे हमारे बीच बाउंड्री बनानी होगी। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास फोन है। शेन क्याओ पूछता है, तुम्हें किसे कॉल करना है। जियांग यूली को। क्या तुम सेपरेशन एंजाइटी अटैक्स आने पर हमेशा मेरे पास नहीं आया करती थी। तुम चाहो तो मेरे पास फिर से आ सकती हो, मैं तुम्हें हक करने दूंगा। सुलिंग्यू कहती है, इसके बारे में सोचना भी मत। शेन क्याओ कहता है, तुम अंकल को बस सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रही हो, बस एक बार बोल दो और हम फिर से साथ आ जाएंगे। सुलिंग्यू मना कर देती है और शेन क्याओ गुस्से में बोलता है, तुम ऐसे ही पड़ी रहो, मैं वेट करूंगा कि तुम आकर खुद मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। लेकिन तभी सुलिंग्यू बेहोश हो जाती है और शेन क्याओ देखता है उसने अपनी सारी दवाई खा ली थी। वो डर जाता है और उसे उठाता है, लेकिन तभी जियांग आ जाते हैं और फौरन सुलिंग्यू को पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं, तुमने क्या किया इसके साथ। वो उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और कहते हैं, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। जियांग सुलिंग्यू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी डॉक्टर पेई आते हैं और कहते हैं, अंधेरे कमरे में रहने की वजह से इसे सेपरेशन एंजाइटी होने लगी और इसने अपनी पूरी दवाई खा ली, लेकिन इसके पेट से दवाई निकाल दी गई है। डॉक्टर पेई पूछते हैं, मिस्टर जियांग आप इतने सालों से अब्रॉड में थे, आपकी रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है, आप गलत मत समझना, लेकिन मैं मिस सुलिंग्यू को 10 साल से जानता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। उसकी बीमारी ऐसी है कि उसे जेंटल पर्सन की जरूरत है जो हमेशा उसके साथ रहे। आप उसके लिए सही नहीं है। जियांग कहते हैं, तो क्या तुम हो उसके लिए सही। डॉक्टर पेई कहते हैं, हाँ शायद। जियांग कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सुलिंग्यू के लिए कोई फीलिंग्स होंगी। बबल मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे 10 साल से जानते हो, लेकिन अभी तक तुम दोनों के बीच कोई प्रोग्रेस नहीं आया। सच कहूँ तो तुम फेल हो गए हो। वो कहते हैं, डॉक्टर होने के नाते तुम 10 साल से इसका इलाज कर रहे हो, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं कर पाए, ये उससे भी बड़ी असफलता है। अब इससे पहले कि डॉक्टर पेई कुछ कहते, सुलिंग्यू को होश आ जाता है और दोनों ही उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। सुलिंग्यू दोनों को देखकर पूछती हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जियांग कहते हैं, तुम्हें सेपरेशन एंजाइटी अटैक आया था। पेई कहते हैं, तुमने बहुत सारी दवाई ले ली थी, मैंने उसे निकाल दिया है। जियांग पेई से कहते हैं,
मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से कुछ बात करनी है। पेई कहते हैं ठीक है सुलिंग्यू, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये बोलकर पेई चले जाते हैं। सुलिंग्यू कहती हैं ये सब शेन कियाओ की वजह से हुआ है। जियांग कहते हैं एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगा। इस बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन कियाओ को उसके दादा छड़ी से बहुत पीट रहे होते हैं। तब शेन कियाओ की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बैचुआन खुद उनके हाथ से छड़ी लेकर शेन कियाओ को मारते हैं और तभी वहाँ जियांग और सुलिंग्यू आ जाते हैं। सुलिंग्यू कहती हैं दादाजी आपको और जोर से मारना चाहिए। शेन कियाओ खड़ा होता है और कहता है दादाजी मैं बस इसके साथ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। जियांग कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता था इसकी बीमारी के बारे में, फिर भी तुमने इसे जानबूझकर लॉक किया। शेन कियाओ कहता है अगर आपने सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया होता तो सुलिंग्यू आज भी मेरी गर्लफ्रेंड होती। सुलिंग्यू उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अगर दादाजी ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया होता तो जियांग तुम्हारे पैर तोड़ देते। बैचुआन कहते हैं मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा और तुम्हारे घर आकर सबसे माफी मांगूंगा। सुलिंग्यू कहती है मेरे भैया ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। वो वॉइस मेल प्ले करती है जिसमें हुआइनान कहते हैं कि अब शेन फैमिली को दिया हुआ प्रोजेक्ट यूली की कंपनी पूरा करेगी। अब सु फैमिली में डॉग और शेन कियाओ अलाउड नहीं है। बैचुआन उसका कान पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर जियांग के डैड उनसे कहते हैं तुम अब आए हो तो आज रात डिनर के लिए रुक क्यों नहीं जाते। जियांग कहते हैं मुझे कंपनी में कुछ काम है। ये बोलकर वो सुलिंग्यू के साथ चले जाते हैं। अब बाहर सुलिंग्यू उनसे पूछती है आपको क्या हुआ। जियांग कहते हैं ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। सुलिंग्यू कहती है खुद पर हमेशा ब्लेम मत लिया कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। लकीली हम दोनों के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, वरना अगर मैं शेन कियाओ के साथ होती तो पता नहीं क्या होता। वो उन्हें हक कर लेती है और जियांग कहते हैं मैं अब से तुम्हें हमेशा ट्रैक करूंगा। सुलिंग्यू सोचती है अगर मैं अभी ये करूं तो क्या ये पिछली बातें भूल जाएंगे। वो फौरन उन्हें किस कर लेती है और कहती है ये हमारी फर्स्ट किस थी, कल मेरी बर्थडे पार्टी में आना मत भूलना। ये बोलकर सुलिंग्यू वहाँ से भाग जाती है। फिर जियांग अपने घर पर किसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहे होते हैं। अब अगले दिन सुलिंग्यू की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें शेन कियाओ फ्लावर लेकर आ रहा होता है, लेकिन बाहर ही गार्ड उसे रोक देता है और कहता है मिस सुलिंग्यू ने हमें कहा है कि आपको अंदर नहीं आने देना है। शेन कियाओ गुस्से में फ्लावर वहीं फेंक देता है और कहता है इसका मतलब क्या है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तभी जियांग आते हैं और शेन कियाओ कहता है अंकल यहाँ इतने सारे गेस्ट हैं, आप यहाँ कैसे आ गए। आपको डर नहीं कि लोग कहेंगे आपने अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड छीन ली। आपको शेन फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल नहीं है। जियांग कहते हैं वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वैसे भी मुझे शेन फैमिली की रेपुटेशन से कुछ खास मतलब नहीं है। जियांग चले जाते हैं और बाहर खाड़ी गेस्ट कहते हैं शेन कियाओ की गर्लफ्रेंड को सच में उसके अंकल ने छीन लिया, कितना फनी है। शेन कियाओ कहता है सुलिंग्यू तुम वेट करो, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तब तुम रिग्रेट करोगी। फिर हम देखते हैं पार्टी में सुलिंग्यू रेडी होकर आती है और जियांग को ढूंढती है जो साइड में बैठे होते हैं। जियांग उसे देखते हैं और सुलिंग्यू उनके पास आकर उन्हें डांस के लिए पूछती है। जियांग उसके साथ डांस करने आते हैं। सुलिंग्यू उन्हें डांस सिखाती है और पूछती है क्या मैं इतनी लकी हूँ कि आपके साथ डांस करने वाली मैं पहली हूँ। जियांग कहते हैं पहली नहीं बल्कि आखिरी भी तुम हो। अब डांस के बाद सुलिंग्यू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन जियांग साइड में बैठकर उसे केक कट करते हुए देखते हैं। उन्हें याद आता है कि बचपन में शेन फैमिली शेन कियाओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जियांग अपने डैड से कहते हैं मुझे भी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन वो कहते हैं उस दिन तुम्हारी माँ की बरसी होती है, क्या तुम उसे सेलिब्रेट करोगे। बैचुआन उन पर चिल्लाते हैं कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज के दिन मनहूसियत मत फैलाओ। अब सेलिब्रेशन के बाद सारे गेस्ट जाने लगते हैं। तब सुलिंग्यू का ध्यान जियांग पर जाता है। वो उनके लिए केक लेकर आती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। फिर पूछती है मेरा गिफ्ट कहाँ है। जियांग कहते हैं वो होटल रूम में है। सुलिंग्यू कहती है आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जियांग कहते हैं वो कीमती है, मुझे लगा कि कहीं यहाँ कोई उसे खराब ना कर दे। अब वो सुलिंग्यू को होटल रूम ले जाते हैं और सुलिंग्यू देखती है कि जियांग ने उसके लिए 3 गिफ्ट खरीदे होते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। पहला गिफ्ट लिमिटेड एडिशन होता है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर दूसरे गिफ्ट में एक प्यारा सा नेकलेस होता है। जियांग उसे खुद अपने हाथों से पहनाते हैं। फिर तीसरे गिफ्ट में एक कैमरा होता है जिसे देखकर सुलिंग्यू खुशी से पागल हो जाती है। वो उनके गले में बाहें डालकर कहती हैं ये तो 110 मिलियन का है। जियांग कहते हैं ये इतना भी महंगा नहीं है, मैंने एक बार फॉरेन में किसी की प्रॉपर्टी बचाई थी तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। मगर सुलिंग्यू कहती हैं उनके पास तो कई चीजें होंगी देने के लिए, उन्होंने सिर्फ कैमरा क्यों दिया। क्या उन्होंने मेरे बारे में सोचकर आपको ये दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिफ्ट आपने बहुत पहले प्रिपेयर कर लिया था। क्या आपको पहले से मुझ पर क्रश था। जियांग हाँ कहते हैं। सुलिंग्यू पूछती है कब से। जियांग कहते हैं तुम तब सिर्फ 5 साल की थी। फिर वो बचपन की वही बात याद करते हैं जब उन्होंने सुलिंग्यू से उसका नाम पूछा था। सुलिंग्यू कहती हैं आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तब तो मैं शायद शेन कियाओ को कभी डेट ही नहीं करती, सीधे आपको डेट करती। जियांग कहते हैं हाँ ये तो मेरी गलती है। सुलिंग्यू पूछती है आपका बर्थडे कब है, मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो देखती है जियांग के कान रेड हो रहे होते हैं तो सुलिंग्यू पूछती है कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि गिफ्ट में मैं अपने आप को ही दे दूंगी। जियांग पूछते हैं क्या तुम सच में ऐसा करोगी। सुलिंग्यू कहती है नहीं मैं सेल के लिए नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने आज बर्थडे के टाइम पर आपके लिए भी विश मांगी। अब हम देखते हैं कि केक कट करने से पहले सुलिंग्यू जियांग को देखती है और विश मांगती है कि वो जल्दी अपने ट्रॉमा से
बाहर आ जाएं। जियांग पूछते हैं क्या विश मांगी, तो सुलिंग्यू जवाब देने वाली होती है, लेकिन तभी सुलिंग्यू को डॉक्टर पेई का कॉल आ जाता है और वो उनसे बात करके जियांग से कहती है डॉक्टर पेई मुझे गिफ्ट देने के लिए आए हैं, मैं नीचे जाकर आती हूँ। जियांग कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों नीचे आते हैं और डॉक्टर पेई जियांग से पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सुलिंग्यू कहती है इनका गिफ्ट यही था। डॉक्टर पेई कहते हैं मुझे यही उम्मीद थी इस चालाक आदमी से। सुलिंग्यू कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जियांग कहते हैं डॉक्टर पेई आप पार्टी में नहीं आए तो आप एक लड़की को लेट नाइट क्यों बाहर बुला रहे हैं। सुलिंग्यू कहती है जियांग डॉक्टर पेई सर्जरी में बिजी थे। वो मन में सोचती हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलते ही बौखला जाते हैं। डॉक्टर पेई कहते हैं सुलिंग्यू मैं गिफ्ट के तौर पर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क्स दिखाना चाहता हूँ। वो उसे ड्रोन शो दिखाते हैं और सुलिंग्यू खुश हो जाती है। वो कहती है ये बहुत सुंदर है। तभी अचानक जियांग चक्कर आने का नाटक करने लगते हैं और सुलिंग्यू उन्हें पकड़ती है। जियांग कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। डॉक्टर पेई कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, चलो मैं तुम्हें देखता हूँ। जियांग उनका हाथ झटक देते हैं और सुलिंग्यू समझ जाती है। जियांग कहते हैं बबल मुझे आराम करने के लिए घर ले चलो। सुलिंग्यू डॉक्टर पेई को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर पेई कहते हैं कुछ दिनों में चेकअप के लिए आना मत भूलना। अब सुलिंग्यू जियांग को घर ले जाती है और घर जाने के बाद वो कहते हैं मुझे पानी चाहिए। सुलिंग्यू कहती है डॉक्टर पेई यहाँ नहीं है, आपको अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जियांग कहते हैं तुम्हें पता था। सुलिंग्यू कहती है दादाजी ने जब आपको मारा तब आपको कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप ये नाटक ही कर रहे थे। जियांग पूछते हैं तो तुम मेरे साथ क्यों आ गई। सुलिंग्यू कहती है चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे दूर कोई नहीं ले जा सकता। जियांग पूछते हैं इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। सुलिंग्यू कहती है मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत क्लिंगी हूँ। जियांग उसे उसी वक्त किस कर लेते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरी बबल हमेशा मुझसे चिपकी रहे। वो उसे हक कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग मीटिंग में बिजी होते हैं और दूसरी तरफ सुलिंग्यू उनके केबिन में बैठी होती है। उसे अचानक एंग्जाइटी होने लगती है। वो कहती है मैंने 1 घंटे से उन्हें देखा नहीं है और कॉल भी नहीं किया है। वो अपना फोन उठाती है लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले सोचती है वो मीटिंग में बिजी है, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ जियांग टाइम देखते हैं और सोचते हैं 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, मैंने अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं किया। जियांग 5 मिनट के लिए मीटिंग रोक कर अपने केबिन में आते हैं और देखते हैं कि सुलिंग्यू दवाई खाने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक कर किस कर लेते हैं। जियांग कहते हैं मेरे होते तुम्हें दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे मीटिंग में जाना होगा। सुलिंग्यू कहती हैं आप बस किस करने के लिए मीटिंग बीच में रोक कर आए हैं। सुलिंग्यू बोलती हैं बेबी आपके एम्प्लॉय ने अगर हमें देख लिया तो क्या ये एम्बैरसिंग नहीं होगा। जियांग बेबी वर्ड सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे दोबारा किस कर लेते हैं। इसके बाद सुलिंग्यू कहती हैं आज मेरे घर पर मिड ऑटम फेस्टिवल है, आप मेरे घर आकर सेलिब्रेट कीजिए। तभी जियांग को उनके डैड का कॉल आता है और वो भी उन्हें मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए इनवाइट करते हैं। जियांग कहते हैं मैं पिछले 18 साल से अब्रॉड में था, आपने कभी मुझे इनवाइट नहीं किया, इस बार भी हम स्किप कर देते हैं। एक बार और कि मैंने अपनी माँ का सरनेम रखा है, मैं जियांग फैमिली से हूँ, शेन फैमिली से नहीं। उनके डैड कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, क्या तुम अकेले फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे। तो सुलिंग्यू जियांग से फोन लेकर कहती है मैंने इन्हें अपने घर पर इन्वाइट किया है, ये अकेले नहीं होंगे। तभी शेन क्याओ कहता है तुम दोनों सच में साथ हो गए हो। सुलिंग्यू कॉल कट कर देती है और शेन क्याओ कहता है दादाजी इसने आपका फोन कट कर दिया। सुलिंग्यू जियांग से कहती है मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जियांग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद जियांग रात को मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए सुलिंग्यू के घर आते हैं। मिसेस सू उन्हें घूर रही होती है और कहती है आज जियांग कितना हैंडसम लग रहा है। हुआइनान जेलस हो जाते हैं। अब सब लोग जियांग को खाना सर्व करने लगते हैं और उन्हें ऐसे देखकर जियांग को बहुत अच्छा फील होता है। वो सोचते हैं ये मेरा पहला मिड ऑटम फेस्टिवल है तो फैमिली होने से ऐसा फील होता है। सेलिब्रेशन के बाद सुलिंग्यू के डैड और जियांग साथ बैठे होते हैं और सुलिंग्यू के डैड कहते हैं तुम्हें सुलिंग्यू के बारे में पता होना चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम शेन क्याओ की तरफ निकलो। जियांग कहते हैं अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं चाहता हूँ सुलिंग्यू 24 घंटे मुझसे चिपकी रहे। सुलिंग्यू के डैड कहते हैं अच्छी बातें कोई भी कर सकता है, उसकी मॉम और मैं बूढ़े हो गए हैं, हम कभी भी चले जाएंगे और उसका भाई भी मैरिड है, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। जियांग कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दबाजी में ये नहीं कर रहे, मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगा। अब सुलिंग्यू के डैड उन्हें हक कर लेते हैं और कहते हैं तुमने इतने सालों में बहुत मेहनत की है, तुम्हारा घर में स्वागत है। जियांग इमोशनल हो जाते हैं और याद करते हैं कि उनकी खुद की फैमिली ने उन्हें कैसे ट्रीट किया। तभी सुलिंग्यू उन दोनों को देख लेती है और सोचती है डैड ने उन्हें ऐसा क्या कह दिया कि उनके आंसू आ गए। इतने में उसके डैड जियांग को जोर से हक करके बोलते हैं अगर तुमने सुलिंग्यू को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांग को दर्द होने लगता है और वो कहते हैं मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा। सुलिंग्यू के डैड कहते हैं अगर तुम शादी भी कर लोगे तो भी मैं बार बार आकर चेक करूंगा। जियांग हाँ कहते हैं और सुलिंग्यू ये देखकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम शेन क्याओ को देखते हैं जो ड्रंक होता है और सुलिंग्यू की फोटो देखकर कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वहीं उसके पास में बैठी एक लड़की कहती है मिस्टर शेन क्याओ दुनिया में और भी लड़कियां हैं, आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते। शेन क्याओ कहता है सुलिंग्यू दुनिया की बेस्ट लड़की है। वो लड़की सोचती है आदमियों के पास जो होती है उसकी कदर वो करते नहीं और ड्रंक होने के बाद प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कितना प्यार है उनसे। शेन क्याओ उस लड़की को वहाँ से भगा देता है और फिर सुलिंग्यू
सुलिंग्यू की फोटोज देखते हुए गलती से मिर्ची खा लेता है। इसके बाद वो गेलिंग नाम की किसी लड़की को कॉल करके बोलता है, तुम हमेशा से मुझे पसंद करती थी ना, आज स्पेशल डे में मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। गेलिंग कहती है, चलो फिर हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। शेन क्याओ मान जाता है। दूसरी तरफ सुलिंग्यू और जियांग साथ में सुलिंग्यू के घर के बाहर आए हैं। फिर हम देखते हैं कि बैचुआन अकेले खड़े होते हैं जब उनके पास एक आदमी आता है और उनसे मिलता है। बैचुआन पूछते हैं, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मेरी मॉम वांग माँ को जानते होंगे। वो आदमी उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें वांग माँ जियांग को बचपन में टॉर्चर कर रही होती है। वो आदमी कहता है, अगर आप मुझे 5 मिलियन देंगे तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। बैचुआन कहते हैं, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो आदमी कहता है, अगर ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हुई तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बैचुआन उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं, ये वीडियो डिलीट करो। वो आदमी पैसे लेकर चला जाता है। अगले सीन में सुलिंग्यू और जियांग वीडियो कॉल पर होते हैं और सुलिंग्यू बहुत हंस रही होती है। वो कहती है, शेन क्याओ का चेहरा आज देखने लायक था। तभी वो जियांग की बॉडी देखती है और नर्वस हो जाती है। वो कहती है, आपका फिगर बहुत अच्छा है। जियांग उसे अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे शादी कब करोगी? शेन क्याओ ऑलरेडी एंगेज्ड है। ये कहते हुए वो सुलिंग्यू को फिर से अपनी बॉडी दिखाते हैं और सुलिंग्यू अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मुझे क्लियरली नहीं दिखा। जियांग कहते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तुम चाहो तो घर आकर क्लियरली मुझे देख सकती हो। सुलिंग्यू कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। वो बोलती है, मॉम ने आपके लिए स्वेटर बुना है, मैं कल आपके लिए खुद लेकर आऊंगी। ये बोलकर वो सो जाती है। डॉक्टर पेई का अजीब बर्ताव। फिर नेक्स्ट डे सबसे पहले सुलिंग्यू डॉक्टर पेई से मिलने जाती है और डॉक्टर पेई कहते हैं, तुम काफी टाइम बाद आ रही हो। सुलिंग्यू कहती है, मैं यूली के साथ हूँ तो मुझे अब मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। डॉक्टर पेई कहते हैं, लगता है तुम दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है। सुलिंग्यू कहती है, हाँ, शायद हम इस साल के एंड में शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर डॉक्टर पेई के हाथ से पेन गिर जाता है। सुलिंग्यू पूछती है, आपको क्या हुआ? डॉक्टर पेई तुरंत पेन उठाते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं, वैसे एक ड्रग इन्वेंट हुआ है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सुलिंग्यू कहती है, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। जियांग ने कहा कि उनके होते मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और फिर ये मेरी दिमागी बीमारी है। मुझे लगता है मैं ऑलरेडी ठीक हो गई हूँ। तभी डॉक्टर पेई कहते हैं, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, क्या हम दोस्त हैं? सुलिंग्यू कहती है, हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर पेई कहते हैं, पिछले 10 साल में अलग अलग पेशेंट के साथ रहकर शायद मुझे डिप्रेशन हो गया है। वो सुलिंग्यू का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? सुलिंग्यू पूछती है, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर पेई कहते हैं, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? सुलिंग्यू अपना हाथ छुड़ाती है और परेशान नजर आती है। फिर सीन चेंज होता है और सुलिंग्यू जियांग के घर आती है। वो देखती है जियांग ने उसकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई होती हैं और पसीने में भीगे हुए वो काफी हॉट लगते हैं, तो वो उन्हें किस करती है। अब खाना खाने के बाद सुलिंग्यू उन्हें एक स्वेटर देती है और कहती है, ये मेरी मॉम ने बनाया है। जियांग सोचते हैं, इससे पहले कभी किसी ने मेरे लिए स्वेटर नहीं बनाया। सुलिंग्यू कहती है, ये बहुत कंफर्टेबल है, आप इसे ट्राई करके देखिए। जियांग उसी वक्त अपनी शर्ट निकालने लगते हैं और सुलिंग्यू मुंह फेर लेती है। वो कहती है, आप रूम में जाके ट्राई क्यों नहीं करते? जियांग उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरा फिगर चेक करना था ना, अब करो। वो उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हैं और सुलिंग्यू नर्वस होने लगती है। वो कहते हैं, तुम शर्ट निकालने में मेरी मदद क्यों नहीं करती? सुलिंग्यू नर्वस होकर फौरन उठ जाती है, लेकिन जियांग उसे वापस सोफे में बिठा देते हैं और उसके नजदीक आकर उसे किस करने वाले होते हैं कि तभी सुलिंग्यू को डॉक्टर पेई का कॉल आता है। अब वो कॉल उठाती है और अचानक परेशान होकर कहती है, मैं अभी आती हूँ। सुलिंग्यू जियांग को बताती है कि फू बाओ को कुछ हो गया है। ये बोलकर वो जाने वाली होती है, लेकिन जियांग उसे रोक कर पूछते हैं, कौन है वो? सुलिंग्यू कहती हैं, वो डॉक्टर पेई का डॉग है, वो मर गया, वो उनके पास 10 साल से था। जियांग पूछते हैं, तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जा रही हो? सुलिंग्यू कहती हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। डॉक्टर पेई ठीक नहीं है और अब फू बाओ के मरने से वो और टूट जाएंगे। मुझे डर है कि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। जियांग कहते हैं, वो आदमी सही नहीं है, एक आदमी ही दूसरे आदमी की नीयत समझ सकता है, उसके इरादे ठीक नहीं है, तुम कोई और डॉक्टर ढूंढ लो। सुलिंग्यू कहती है, मैं उन्हें 10 साल से जानती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, आप मेंटल पेशेंट्स को नहीं समझ सकते, अगर मैं नहीं गई तो शायद वो कुछ गलत कर लेंगे। सुलिंग्यू उन्हें किस करती है और कहती है, मैं उन्हें चेक करके जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो चली जाती है और जियांग अपने बबल मशीन के साथ अकेले रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सुलिंग्यू वापस आती है और उसे देखकर जियांग खुश हो जाते हैं। सुलिंग्यू कहती है, मैं गलत थी, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, आप भी मेरे साथ चलिए। अब जियांग और सुलिंग्यू दोनों डॉक्टर पेई के घर जाते हैं। डॉक्टर पेई जैसे ही सुलिंग्यू को देखते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि जियांग भी साथ आए हैं। डॉक्टर पेई पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहते हैं, सु मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके लिए परेशान था कि कहीं इसे लेकर तुम्हारे इरादे गलत तो नहीं है। सुलिंग्यू कहती है, जियांग के कहने का ये मतलब नहीं था। तभी डॉक्टर पेई का डॉग फुबाओ वहाँ आता है और उसे देखकर सुलिंग्यू शॉक हो जाती है। सु कहती है, ये तो ठीक है। जियांग कहते हैं, अपने इरादों को पूरा करने के लिए इसने अपने कुत्ते को भी मार दिया और तुम कह रही थी कि इसके इरादे ठीक हैं? डॉक्टर पेई कहते हैं, फुबाओ सच में ठीक नहीं था, लेकिन शायद अब ये ठीक है, मैं डर गया था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। जियांग कहते हैं, तुमने सुलिंग्यू को इलाज के लिए बुलाया था या फ्यूनरल के लिए? सुलिंग्यू कहती है, डॉक्टर पेई अब फुबाओ ठीक है तो मुझे चलना चाहिए, मैं अब
अब दोबारा आपके पास नहीं आऊंगी क्योंकि यूली के साथ मुझे अब किसी बात का डर नहीं लगता। ये बोलकर वो जियांग के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुलिंग्यू जियांग का फोटोशूट कर रही होती है और असिस्टेंट शेन बाहर डोर के पास खड़े देखते हैं कि जियांग कितने खुश लग रहे हैं। तभी शेन कियाओ वहाँ आता है और असिस्टेंट पूछते हैं, मिस्टर शेन कियाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेन कियाओ कहता है, मैं अंकल से मिलने आया हूँ। अब शेन कियाओ जियांग के पास जाता है और जियांग पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? शेन कियाओ कहता है, सुलिंग्यू मैं तुम्हारी हंसी बाहर तक सुन पा रहा था, क्या तुम इतनी खुश हो? सुलिंग्यू कहती है, मैं खुश हूँ तो हंसूंगी ही। शेन कियाओ पूछता है, क्या तुम पहले खुश नहीं थी? सुलिंग्यू कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ खुश होती तो मैं ब्रेकअप ही क्यों करती? शेन कियाओ कहता है, तुम इतनी क्रूअल क्यों हो गई? जियांग कहते हैं, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? सॉरी बोलो अपनी आंटी को। शेन कियाओ कहता है, अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है। लेकिन जियांग के डर से वो सॉरी बोल देता है। जियांग पूछते हैं, अब बताओ तुम आए क्यों हो? शेन कियाओ कहता है, दादाजी ने आपको बुलाया है, आंटी को भी अपने साथ ले चलिए, उन्हें फ्यूनरल फोटोग्राफ लेनी है। सुलिंग्यू और जियांग हैरान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सुलिंग्यू जियांग के डैड की फोटो ले रही होती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जियांग के डैड कहते हैं, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा फोटो ले ही लूं। सुलिंग्यू कहती है, आप ऐसा मत कहिए, आप तो 100 साल जिएंगे। ये कहकर वो उनकी फोटो लेती है। फिर जियांग के डैड फैमिली फोटोग्राफ लेने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर जियांग कहते हैं, मुझे कुछ काम है, और वो जाने लगते हैं, लेकिन सुलिंग्यू के कहने पर रुक जाते हैं। फिर शेन कियाओ और उसके मॉम डैड जियांग के डैड के पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जियांग काफी दूर खड़े होते हैं। ये देखकर सुलिंग्यू शेन कियाओ की मॉम को उसके डैड के साथ खड़े रहने को कहती है और जियांग को शेन कियाओ की जगह पर खड़े होने को बोलती है। शेन कियाओ कहता है, मैं क्यों अपनी जगह चेंज करूं? हर साल मैं दादाजी के पीछे खड़ा रहता हूँ। सुलिंग्यू कहती है, ये पहले की बात थी, जियांग तुमसे लंबे हैं, अगर तुम बीच में खड़े रहोगे तो फोटो अच्छी नहीं लगेगी। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं गंदी फोटो नहीं लेती। शेन कियाओ कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं बदसूरत हूँ? सुलिंग्यू कहती है, जियांग के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो। शेन कियाओ कहता है, ये तुम जानबूझकर कर रही हो। सुलिंग्यू अब उसके दादाजी से शिकायत करती है तो उसके दादाजी उसे जगह चेंज करने के लिए कहते हैं और उसे करनी पड़ती है। अब जियांग अपने डैड के पीछे खड़े होते हैं और सुलिंग्यू उनकी फैमिली फोटोग्राफ क्लिक करती है। अब फोटोज लेने के बाद जियांग के डैड कहते हैं, तुम दोनों डिनर के लिए रुक जाओ। शेन कियाओ कहता है, अंकल तो काम में बिजी है ना, उनके पास फोटो लेने का भी टाइम नहीं था तो खाने का कहाँ से होगा? सुलिंग्यू कहती है, उनके पास टाइम है, हम जरूर रुकेंगे। जियांग कहते हैं, बबल ने जो कहा वो ज्यादा जरूरी है। शेन कियाओ शॉक हो जाता है। फिर उनके डैड कहते हैं, लगता है तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। शेन कियाओ कहता है, आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है और उसकी मॉम उसके पीछे जाती है। जियांग के डैड कहते हैं, उन्हें जाने दो, हम डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद सुलिंग्यू और जियांग वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उनके पास वांग माँ का बेटा आता है और उन्हें वही वीडियो दिखाता है जो उसने बैचुआन को दिखाई थी। ये देखकर सुलिंग्यू शॉक हो जाती है और जियांग कहते हैं, चलो प्राइवेट में बात करते हैं। अब दोनों दूसरी जगह जाते हैं और वांग माँ का बेटा उन्हें वीडियो दिखाता है जिसमें वांग माँ ज्यादा खाने पर जियांग को मारती है। सुलिंग्यू कहती है, ये लोग आपको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वांग माँ का बेटा कहता है, ये तो बस नमूना है, मेरे पास ऐसे 1000 वीडियोस हैं जिसमें प्रेसिडेंट जियांग को अब्यूज किया जा रहा है। सुलिंग्यू पूछती है, क्या ये सब दादाजी और बैचुआन ने करवाया है? वांग कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरी माँ ने सिर्फ इतना बताया कि वो लोग बदले में उन्हें काफी पैसे देते थे। सुलिंग्यू जियांग से कहती है, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जियांग कहते हैं, ये पास्ट है। वांग कहता है, अगर आप मुझे 5 मिलियन देंगे तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। जियांग कहते हैं, इस वीडियो के बदले तुम पहले ही बैचुआन से पैसे ले चुके हो ना? वांग कहता है, आपको कैसे पता? मैं तो बस डबल पैसे कमाना चाहता हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अभी ये डिलीट कर दूंगा। जियांग कहते हैं, तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा, इसकी चिंता अब्यूजर को होनी चाहिए, विक्टिम को नहीं। ये बोलकर जियांग सुलिंग्यू को वहाँ से ले जाते हैं। वांग कहता है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मीडिया में कई लोग हैं जो इस वीडियो को खरीदेंगे। जियांग के बचपन का सच अब सबके सामने आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं सुलिंग्यू और जियांग घर पहुंचते हैं और सुलिंग्यू उन्हें हग करके बोलती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जियांग कहते हैं, इसे कई साल बीत गए हैं, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। सुलिंग्यू कहती है, आपने बचपन में कितना कुछ सहा है, लेकिन अब से आपकी जिंदगी शांति से भरी होगी। जियांग कहते हैं, जब से तुम मुझे मिली हो तब से लाइफ शांति से ही भरी है। सुलिंग्यू कहती है, आज मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, लेकिन वो देखती है जियांग कुछ गलत समझ रहे हैं तो वो कहती है, मैं गेस्ट रूम में सोने वाली हूँ। फिर जियांग अपने रूम में जाते हैं और सुलिंग्यू उनके पीछे पीछे आ जाती है। जियांग पूछते हैं, तुम तो गेस्ट रूम में सोने वाली थी ना? सुलिंग्यू कहती है, पहले मैं आपको सुलाने वाली हूँ। अब सुलिंग्यू उन्हें सुलाती है और उन्हें ब्लैंकेट से कवर करके चली जाती है। अगले दिन वो योगा कर रही होती है और अचानक एक न्यूज देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर जियांग भागते हुए आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, शेन कियाओ की फियांसे पैसे लेकर भाग गई। ये बोलकर वो हंसने लगती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है और वो बोलती है, ये तो शेन फैमिली का पैसा है, क्या मुझे नहीं हंसना चाहिए था? जियांग कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे उनके पैसे से कोई मतलब होगा, लेकिन मुझे कंपनी जाना होगा। सुलिंग्यू कहती है, ठीक है, मैं घर में योगा ही कर लेती हूँ। जियांग उसे हक करते हैं और कहते हैं, तुम पहले जैसे मुझसे चिपकती नहीं हो। सुलिंग्यू कहती है, मुझसे ज्यादा क्लिंगी तो आप हैं, मेरी बीमारी भले ठीक हो गई हो
लेकिन मैं फिर भी आपके साथ ही रहूंगी। जियांग अब कंपनी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड और बैचुआन के साथ मीटिंग में बैठे होते हैं। शेन क्याओ भी वहीं सिर झुकाकर बैठा होता है और कहता है वो बस पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती थी। बैचुआन कहता है मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। जियांग के डैड कहते हैं हमारे ग्रुप का कैश फ्लो खराब हो चुका है और स्टॉक प्राइस भी गिर चुके हैं। गेलिंग का परिवार अब्रॉड चला गया है, अब कोई फायदा नहीं है। वो यूली से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। यूली कहते हैं अगर आप अपने शेयर्स मुझे बेच दें तो मैं उन्हें मार्केट प्राइस के 120% में खरीद लूंगा और फ्यूचर में मैं शेन क्याओ ग्रुप के 100% शेयर्स को कंट्रोल करूंगा। शेन कहता है मुझे पता था आप चाइना हमारी प्रॉपर्टी के लिए आए हैं। बैचुआन कहते हैं यूली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। जियांग कहते हैं मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर कंपनी की ये हालत नहीं होती तो डैड मुझे 2 साल पहले वापस चाइना बुलाते ही नहीं। उनके डैड उनका प्रपोजल मान लेते हैं और बाकी पार्टनर्स भी एग्री करते हैं, लेकिन बैचुआन कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। जियांग के डैड कहते हैं चुप हो जाओ, तुम लोगों को मैंने चांस दिया था लेकिन तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मैं आज सारे शेयर्स यूली को हैंड ओवर कर रहा हूँ। बैचुआन कहते हैं आप मुझे और शेन क्याओ को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उनके डैड कहते हैं इस सिचुएशन में भी तुम दोनों लो क्लास की तरह बातें कर रहे हो। ये बोलकर वो चले जाते हैं और बैचुआन यूली से कहते हैं तो तुम अब ऐसा गेम खेलोगे। जियांग कहते हैं मुझे पता है सालों पहले क्या हुआ था। बैचुआन कहते हैं तो तुम्हें पता चल गया। शेन क्याओ पूछता है क्या हुआ था, लेकिन जियांग बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बैचुआन, उसके डैड और शेन क्याओ घर पहुंचते हैं, लेकिन तभी मीडिया वाले वही वीडियो लेकर आ जाते हैं और बैचुआन के डैड से पूछते हैं क्या आपने अपने बेटे को ऐसे ट्रीट किया। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और बैचुआन को थप्पड़ मारकर कहते हैं आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। बैचुआन कहते हैं डैड ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उनके डैड उनकी बात नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। शेन क्याओ और बैचुआन उनके पीछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बैचुआन जियांग को मारने के लिए किसी को पैसे देते हैं। शेन क्याओ कहता है डैड ये इलीगल है, लेकिन उसके डैड नहीं सुनते हैं। अब हम देखते हैं कि जियांग अपनी मॉम के कब्र के पास जाते हैं जहाँ उनके डैड पहले से थे। उनके डैड कहते हैं इतने सालों से मैंने तुम्हें इग्नोर किया, क्या तुम मुझे अपनी माँ के सामने माफ कर पाओगे। जियांग कहते हैं आप जानते हैं मैं इतने सालों से अब्रॉड में कैसे रह रहा था। 26 साल में पहली बार मैंने फैमिली फोटो ली, लेकिन वो भी शेन फैमिली की दीवार पर नहीं लगी। हम देखते हैं कि वो फोटो उनके डैड ने फाड़ दी थी और उस फोटो में अब सिर्फ वो जियांग और शेन क्याओ थे। जियांग कहते हैं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है। ये कहकर वो चले जाते हैं और उनके डैड कहते हैं वान फेंग मुझे सच में नहीं पता कि मैं कभी उसकी माफी पा सकूंगा या नहीं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग घर पहुंचते हैं और सुलिंग्यू उन्हें हक कर लेती है। वो कहती है आज आप बुरे मूड में लग रहे हैं, आप तो अपनी मॉम के पास गए थे ना, अब भीख कैसे गए। जियांग कहते हैं तुम्हें कैसे पता। सुलिंग्यू कहती है मेरे पास एक जासूस है। अब दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और जियांग कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। दोनों ड्रंक हो जाते हैं और सुलिंग्यू कहती है हमारी जोड़ी हेवन में बनी है, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। जियांग कहते हैं हाँ हम परफेक्ट मैच हैं। सुलिंग्यू पूछती है आप अब भी अपने नेफ्यू से जेलस तो नहीं है। जियांग पूछते हैं क्या तुम दोनों ने कभी किस नहीं किया। सुलिंग्यू कहती है नहीं, मेरी फैमिली के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये काफी सेटिस्फाइंग है ना कि आपके नेफ्यू की एक्स गर्लफ्रेंड अब आपकी गर्लफ्रेंड है। जियांग कहते हैं ये बहुत सेटिस्फाइंग और एक्साइटिंग है। अब जियांग उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और सडनली दोनों कंट्रोल खो बैठते हैं, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन ऑफिस में जियांग सुलिंग्यू के साथ चैट कर रहे होते हैं और पीछे असिस्टेंट चेन खड़े होते हैं जो उनकी प्राइवेट बातें सुनकर काफी शॉक में होते हैं। तभी अचानक जियांग उन्हें नोटिस करते हैं और असिस्टेंट चेन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सुलिंग्यू को कहते हैं कि आज मैंने हमारे कैंडल लाइट डिनर के लिए टेबल बुक की है। सुलिंग्यू खुश हो जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जियांग सुलिंग्यू के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक आदमी आता है और उन्हें एक फोटो दिखाकर कहता है क्या ये तुम हो। जियांग पूछते हैं तुम कौन हो। अब हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे जियांग को मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन वो आदमी कहता है 3 लाख के लिए मैं किसी को क्यों मारूंगा। जियांग कहते हैं सिर्फ 3 लाख। बैचुआन की नजरों में मेरी वैल्यू बस इतनी है। वो आदमी कहता है तुम मेरे साथ एक पिक्चर ले लो जिसे देखकर लगे कि मैंने तुम्हें मार दिया है ताकि मैं निकल सकूं। जियांग उसे 1 मिलियन देकर कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, चुपचाप चले जाओ। वो आदमी कहता है आप कितने दयालु हैं और फिर चला जाता है। सुलिंग्यू उसे जाते देखकर पूछती है वो आदमी कौन था। जियांग कहते हैं वही जिसे मुझे मारने के लिए भेजा गया था। सुलिंग्यू कहती है क्या अब डिनर का क्या होगा। जियांग उसे ले जाते हैं और वहीं वो आदमी 1.3 मिलियन पाकर खुश होता है, पर तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीन बदलता है। अब शेन क्याओ अपने दादाजी से कहता है आप मॉम डैड को दूर मत भेजिए, हम फैमिली हैं। उसके दादा कहते हैं मुझे इसके जैसा बेटा नहीं चाहिए। बैचुआन मन में बोलता है बेवकूफ बुढ़े, ऐसी एक्टिंग करते रहो, यूली के मरने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी ही होगी। बैचुआन उनसे कहते हैं आपने हमारा कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, हम कहाँ जाएंगे। उनके डैड कहते हैं जब तुम यूली को अब्यूज कर रहे थे तब तुमने सोचा कि इससे क्या होगा। तभी वहाँ पुलिस उस आदमी को लेकर आती है और पूछती है बैचुआन कौन है। जियांग और सुलिंग्यू भी साथ आते हैं। पुलिस कहती है कि बैचुआन ने यूली को मारने के लिए इस आदमी को भेजा था। जियांग के डैड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यूली तुम्हारा
तुम्हारा भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया? शेन क्याओ कहता है, डैड मैंने कहा था कि ऐसा मत करो लेकिन आपने नहीं सुना। बेचुआन उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो उस आदमी को कहते हैं, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए और तुम एक आदमी को नहीं मार पाए। वो आदमी कहता है, सिर्फ 3 लाख में तुम किसी को मरवाना चाहते हो? इतने पैसे में तुम्हें भाग भी नहीं सकता। बेचुआन कहते हैं, मैंने 5 मिलियन दिए थे, वो 3 लाख कैसे बन गए? पुलिस उन्हें हथकड़ी लगा देती है और उस आदमी को पूछती है, क्या इसी ने तुम्हें ये टास्क दिया था? वो आदमी ये ना कहता है। तभी वहां 2 और लोगों को लाया जाता है। उनमें से एक को देखकर वो आदमी कहता है, यही है जिसने मुझे 3 लाख दिए थे। अब दूसरे आदमी को देखकर तीसरा आदमी कहता है, मैंने इसे 2 मिलियन दिए थे। अब बैचवान तीसरे को देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिए थे। पुलिस कहती है, अच्छा है कि ये तीनों लालची हैं, वरना मिस्टर जियांग आप काफी बड़े डेंजर में थे। जियांग के डैड बैचुआन को मारते हैं और पुलिस सबको ले जाती है। शेन कियाओ की मॉम जियांग से कहती हैं, प्लीज बैचुआन को बचा लो। लेकिन जियांग अपने डैड से कहते हैं, आज के बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। जियांग सुलिंग्यू को लेकर चले जाते हैं। फिर हम उनके डैड को देखते हैं, जो इमोशनल होकर एक रूम में बैठे होते हैं और उनकी फोटो देख रहे होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और जियांग एक गिफ्ट लेकर सुलिंग्यू के पास जाते हैं। सुलिंग्यू पूछती हैं, आप क्या लेकर आए हैं? जियांग कहते हैं, तुम्हें रात को पता चल जाएगा। वो कहते हैं, तुम्हारी कंडीशन अब ठीक हो गई है। अब तुम मुझसे चिपकती नहीं हो, मैं तुमसे गुस्सा हूं। सुलिंग्यू नाटक करते हुए कहती है, मुझे अचानक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एक हक चाहिए। जियांग कहते हैं, मैं जल्दी तुम्हारी वेडिंग ड्रेस के लिए एक डिजाइनर ढूंढ रहा हूँ। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। सुलिंग्यू मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग उसे वापस रूम में ले जाते हैं और दोनों रोमांस शुरू कर लेते हैं। तभी जियांग को गिफ्ट के बारे में याद आता है और हमें पता चलता है कि वो प्रोटेक्शन लेकर आए होते हैं। अब अगले दिन जियांग एक सुंदर सी जगह पर सुलिंग्यू को प्रपोज करते हुए कहते हैं, जब मैं 8 साल का था तब से तुम मेरे दिल में बस गई हो, पूरी जिंदगी के लिए। वो उसके साथ बिताए पलों को याद करते हैं और फिर अपने घुटनों पर बैठकर रिंग निकालकर कहते हैं, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरे साथ क्लिंगी बनकर रहोगी? सुलिंग्यू अपना हाथ देती है और जियांग उसे रिंग पहनाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। शेन कियाओ के साथ जो हुआ, क्या वो उसका हकदार था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप इस ड्रामे के अगले सीजन या नई स्टोरी का इंतजार कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन ऑन कर दें। आपकी एक क्लिक हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा